तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑफ साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है अपना सेकंड चैप्टर को हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की। परमाणु की संरचना हमारे अध्याय का नाम है प्यारे बच्चों। तो हमारा जो चैप्टर है वह लगातार अपने कह सकते हैं कि अंत की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आज के चैप्टर शुरू करते हैं। हम पीछे की हम बात करें, अब थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने बहुत से परमाणु मॉडलों को पढ़ा। इस चैप्टर में हम बहुत से परमाणु मॉडलों पर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या जान रहे थे, हमने एक चीज़ कह सकते हैं यहाँ पे पता लगा ली कि नाभिक के बारे में हमने जितनी भी बातें कन्फर्म हो चुकी है कि नाभिक है, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है, धनावेशित होता है। लेकिन ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा घूम रहा है वह नाभिक के बाहर जो कक्षाएँ होती है वह कैसी होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्कर लगाता है, इस पर पूरा का पूरा हमारा चैप्टर घूम रहा है। और उसी के ऊपर कह सकते हैं कि बार बार नए नए नियम दिए जा रहे हैं। चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं कक्षा की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है परमाणु की क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में हम कह सकते हैं कि एक मॉडल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहले तो पढ़ा था, पिछले जो कक्षा थी हमारी, आप चाहें तो हमारी जो कक्षा है उसको आप देखता है तो अच्छे से प्लेलिस्ट के हिसाब से देखिए। हमने अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है हर कक्षा के हर चैप्टर के हिसाब से। उसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही समझने में कोई भी जो परेशानी है वह नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक के बारे में कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या रहने वाला है। तो आज के टॉपिक को हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, जो परमाणु होता है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में अब बात करें। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करें परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पर। तो इसके अंदर हम मुख्यतः दो नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम तो वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम वहाँ पर थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। जो परमाणु होता है उसके क्वांटम यांत्रिकी है जो हमारी, कौन सी यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। इसके बारे में हम कह सकते हैं दो नियमों को हम वैसे पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जी हाँ, जिसको आप पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हाइजेनबर्ग, और जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे वो थे श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन आप पढ़ते हैं अच्छे से, तो लिख लेते हैं श्रोडिंजर, ठीक है। तो दो हमारे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, दो वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसको हमने अच्छे से समझा था पिछली क्लास में कि क्या कहा था। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आप स्थिति को माप लेंगे तो संवेग को नहीं माप पाएंगे, अगर संवेग को मापेंगे स्थिति को नहीं माप पाएंगे, और अगर दोनों को मापने जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे त्रुटि देखने को मिलेगी। उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, अच्छे से विस्तार से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन से, ठीक है। तो वैसे श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पे हम जो श्रोडिंजर के नियम है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एच साइन, ये क्या है, हम दर्शा रहे हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को, एच साइन बराबर ई साइन। यहाँ पर ये किस प्रकार से श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन है वह यहाँ पर दर्शाई गई है। तो यह यहाँ पर क्या दर्शाई है, हमने क्या पीछे भी पढ़ा है कि जो पदार्थ है, द्रव्य है, उसकी द्वैत प्रकृति के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। यहीं पर यही चीज़ देखते हैं हम, द्वैत प्रकृति के बारे में ही कहने की कोशिश की है किसने, हमारे जो वैज्ञानिक हैं श्रोडिंजर ने, उन्होंने। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, आप यहाँ पे फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, इस फॉर्मूले का तात्पर्य क्या है, क्योंकि फॉर्मूला लिख के छोड़ देने से तो कोई मतलब बन नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें दिखाया जा रहा है साइन, सबसे पहले तो इस जो चिन्ह है अजीब सा लग रहा होगा, वैसे बहुत अधिक उपयोग में लिया जाता है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन से इसको प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर हम। इसको अगर आप लिखना चाहें तो अंग्रेजी में तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं PSI, और हिंदी में बोले तो साइन के उच्चारण से इसको बोला जाता है, PSI या साइन, ठीक है। साइन के उच्चारण से इसको पुकारा जाता है। तो ये हमारा साइन है। तो यहाँ पे साइन हमें किसको प्रदर्शित कर रहा है, तरंग फलन को प्रदर्शित करता है, किसको, तरंग फलन। यहाँ पे जो हमारा साइन है वह हमें यहाँ पर तरंग फलन को प्रदर्शन करता है। तरंग फलन, अब कहेंगे सर ये तरंग फलन क्या होता है, क्योंकि जो भी नया नाम है वो समझाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए यहाँ पे तरंग फलन क्या होता है, तो इसके अंदर हम किस प्रकार से देख सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा था या आप मैथ गणित में पढ़ते हैं आप कि कोई भी आपको इक्वेशन दे देते हैं, जैसे लिखा होता है x बराबर 2, या इस प्रकार से लिख सकते हैं y बराबर 2x प्लस 6।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मान दिया जाता है, एक इक्वेशन दी जाती है, इससे आप क्या ज्ञात कर लेते हैं कि जिस भी कोई भी जैसे कोई यहाँ पर किसको प्रदर्शित करें, ग्राफ बना सकते हैं, इसकी सहायता से एक तरंग को प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी सहायता से आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, एक्स एक्स पर क्या है, वाई एक्स पर रखेंगे, तो किस प्रकार से आपको जो बिंदु प्राप्त होते हैं उनकी सहायता से इसको समझते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा तरंग फलन होता है वह किसको दर्शाता है कि जो तरंग है वह साइन इसको दर्शाए कि जो तरंग है वह किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से व्यवहार कर रही है, किस तरह से वह नेचर में आ रही है, उसके सभी गुणों को, तरंग के सभी गुणों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तरंग फलन के द्वारा समझा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तरंग फलन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन तो हो गया सर, ये एच क्या है, ठीक है। साइन के बाद देखते हैं एच, तो एच की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर एच की बात करें, ठीक है, तो एच यहाँ पे हमें दिया गया है। एच को हम कह सकते हैं एक प्रकार से गणितीय संकारक, ठीक है। गणितीय संकारक मतलब इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से अब संकारित किया जा सकता है, ये इसको दर्शाता है हमारा यहाँ पे एच। उसके बाद बात कर लें ई की, तो ई हमें एनर्जी को बताता है, ऊर्जा को बताता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे बेबी क्वेश्चन को इस प्रकार से जो चीज़ें हमें किस किस को प्रदर्शित कर रही है उनको यहाँ पर हमने विस्तार से अच्छे से समझा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए एच है और ई है, इसको जान लिया ये दोनों क्या है, और हमने साइन को जान लिया क्या है। अब क्वेश्चन के बारे में हमें यहाँ पर विस्तार से नहीं पढ़ना है, बस हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन है वो हमें तरंग फलन के बारे में बताता है कि तरंग किस तरह से व्यवहार कर रही है, उसके नेचर के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में हमें सब कुछ बताता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे मुख्य टॉपिक पर आते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा था, साइन, ठीक है। तो साइन में क्या बताया आपको, तरंग फलन होता है, ठीक है, तरंग फलन होता है। अब यहाँ पे बात करें कि तरंग फलन किस किस बातों पर निर्भर करता है। कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिनके आधार पे जो हमारा कह सकते हैं कि तरंग का व्यवहार, किस प्रकार से तरंग गमन कर रही है, किस प्रकार से उसका व्यवहार है, उसको प्रदर्शित करता है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, साइन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा तरंग फलन है साइन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तीन कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याएं होती है, तीन जो हमारे क्वांटम संख्याओं पर यह निर्भर करता है। तो ये लिखेंगे 3 क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है, क्वांटम संख्याओं पर निर्भर। तो जो हमारा साइन है वह जो हमारा तरंग फलन है वह 3 क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। वैसे मैं इस चैप्टर में मैं कोशिश करूँगा आपको जो हमारी क्वांटम संख्या है उसको अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, 3 ही क्वांटम संख्याओं पर हमारे पास क्या कह सकते हैं कि निर्भर करता है। तो इसमें अगर आप पहले जो क्वांटम संख्या है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हम पढ़ सकते हैं, पहले हम बातें कर लेते हैं, यहाँ पे तीनों को देख लेते हैं कौन कौन सी जो क्वांटम संख्या है वह हमारी यहाँ पर होती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की। तो पहले जो हम करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, इन सभी को विस्तार से सीखेंगे हम, घबराना नहीं है। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए आगे का चैप्टर, उसके लिए थोड़ा सा बताना आवश्यक है। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर दूसरी क्वांटम संख्या की, तो यहाँ पे सिर्फ इसको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी 3 क्वांटम संख्याओं पर निर्भर यह करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं देखना है कि सर मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, तो बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा क्या रखिए, थोड़ा सा रखिए पेशेंस तो रखिए। दिगंसी क्वांटम संख्या, और जो हमारी तीसरी क्वांटम संख्या होती है वह होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीन क्वांटम संख्याओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले आप एक काम कीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट करना चाहे तो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे मुख्य क्वांटम संख्याएं के बारे में, इसमें कि हमने पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या, देशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। उन सभी के विस्तार से बनने से पहले छोटी सी बात आपको और जान लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम इस प्रकार से बात करें कि साइन स्क्वायर को इस प्रकार से बार नोट में आप क्या कहते हैं, बंद कर देते हैं, जैसे फिजिक्स में आप ऐसा अक्सर करते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे साइन नोट को अगर दिखा रहे हैं तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये अगर किसी स्थान, एक पर्टिकुलर स्थान पर, यहाँ पे अगर हम बात करें अगर किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता को प्रस्तुत करता है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो अगर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अगर प्रायिकता की बात करें तो उसे किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इस रूप में यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्रायिकता घनत्व कहते हैं कि यहाँ पे कितने प्रायिकता का घनत्व हो सकता है। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए चाहे तो,
कि किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के, या इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए, पाए जाने की प्रायिकता, थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है को क्या करता है, यह प्रस्तुत करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रस्तुत करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही, अभी क्या बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए। इसे ही क्या कहते हैं, प्रायिकता घनत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रायिकता घनत्व कहते हैं। तो ये था हमारा प्रायिकता घनत्व। जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा इसको अच्छे से, नहीं लिखा है तो वीडियो में पीछे जाइए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह बात भी पूछी जा सकती है कि प्रायिकता घनत्व किसे कहते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हम बात करते हैं हमारे वापिस टॉपिक की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे बात की थी, चार कह सकते हैं 3 क्वांटम संख्याओं के बारे में बात की थी। मुख्य क्वांटम संख्या, दीक्षित क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हेडिंग लगाते हैं इस प्रकार से हम, कक्षक व, या कक्षक और लिख लीजिए, क्वांटम संख्या। क्या हेडिंग लगाई आपने, कक्षक और क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग लगा सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, यह सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या को सीखने से पहले आपको एक और बात है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अब वो एक और बात क्या है, यहाँ पे देखिए, हमें पता है यहाँ पे ये क्या है, हमारा नाभिक है। आप चाहिए तो इस डायग्राम को भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। ये हमारा क्या है, यहाँ पे नाभिक है। अब नाभिक के बारे में पता है, नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। लेकिन नाभिक के बाहर कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक के बाहर कक्षाओं में हमें पता है कि क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको आप क्या कह सकते हैं, नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो केमिस्ट्री की जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है, एस कक्षा, पी कक्षा के, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लगभग आवर्त सारणी में भी आप जो इलेक्ट्रॉनों को भरने की जो आपकी होती है ना, बच्चों में क्या होता है कि सर इलेक्ट्रॉन नहीं भर पा रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक है, कौन सा डी ब्लॉक है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये जो हम कक्षाएँ बना रहे हैं, ठीक है, इन कक्षाओं को हमने क्या नंबर दे दिया, पर्टिकुलर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन जो हम कक्षाएँ होती है, हमें पता है इन्हें क्या कहते हैं, इन सभी कक्षाओं को कहते हैं कोर्स। अगर इंग्लिश में बात करें, सेल। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, SHEEL, सेल। ठीक है, SHEEL, सेल। तो ये क्या है, हमारी शेल है, कोश सेल। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमारे पास बहुत से कोश हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं N से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको N से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं पे हम अगर बात करें मुख्य क्वांटम संख्या, अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं N से। कितनी मजेदार बात है ना, हम कोश को भी रिप्रेजेंट करते हैं N से, और हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को भी दर्शाते हैं N से। बिल्कुल अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मन की शंकाएं हैं, वह दूर होती जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो अब यही मैंने क्या कहा, इसके बाहर जो कक्षाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो यही बात लिखनी है, लिख लीजिए जल्दी से। यह किसी, क्या है हमारे पास, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, परमाणु। परमाणु के अंदर तो पाए जाएंगे। क्या नाभिक किसके बाहर है, नाभिक। यह किसी परमाणु, हमने क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कोई परमाणु ले रहे हैं, उसी के अंदर नाभिक होगा, और परमाणु के अंदर ही क्या होंगे, कोश होंगे। ठीक है, तो यह किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ
नाभि के चारों तरफ होगा, ऐसा मत समझ लीजिए कक्षा इस प्रकार से कक्षा को बनाते हैं। यहाँ पे तो जगह की शॉर्टेज के कारण मैंने आपको इस प्रकार से बना के दर्शाया, लेकिन जो मुख्यतः हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार से कक्षाएं होती है वर्ताकार। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि सर इस प्रकार से बनाया सर ने, तो अब इस प्रकार की कक्षाएं होती है, वर्ताकार होती है, नाभि के चारों तरफ होती है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यह किसी परमाणु के नाभि के चारों तरफ। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि नाभि के चारों तरफ उपस्थित कोषों की संख्या, पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है, ठीक है, यह क्या करते हैं, कोषों की संख्या के प्रदर्शित करती है। साथ में कह सकते हैं कि कोषों के आकार को भी बताती है, कोषों के आकार को भी बताती है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यह किसी परमाणु में पता है क्या होता है। ठीक है, परमाणु कह सकते हैं कि सूक्ष्म इकाई मान जाती थी, लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयाँ होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो चारों तरफ उपस्थित कोषों की संख्या, इसके चारों तरफ उपस्थित जो कोषों की संख्या है, ठीक है, को प्रदर्शित करता है। यानी किसको प्रदर्शित करता है, मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है उसके चारों तरफ उपस्थित कक्षाओं या कोषों को प्रदर्शित करता है, कोषों के आकार को भी बताती है। तो ये तो हमने समझ लिया यहाँ पे किसको, हमारी मुख्य क्वांटम संख्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरी टॉपिक पे चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमने पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या के बाद क्या पढ़ा था, दिक्सी क्वांटम संख्या। अगर आप चाहे साथ साथ में लिखना चाहें तो साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में अच्छे समझ के लिखना चाहे तो आप अच्छे से समझ के भी लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप वीडियो को क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो कह सकते हैं कि अच्छे से चीज़ों को बताना है, और जो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है धीरे धीरे पढ़ाने से उनको भी अच्छे समझ में आएगा। अगर ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो जो कह सकते हैं कि एवरेज बच्चे उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है बात। तो हम क्या करते हैं, दिक्सी क्वांटम संख्या की बात करते हैं। इसको हमने एन से प्रदर्शित किया था, इसको प्रदर्शित किया जाता है एल से। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताऊंगा एल क्या होता है, एन आपको अच्छे समझ में आ गया, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे बात करें एल की, दिक्सी क्वांटम संख्या। मुझे लगता है हमारे पास उचित स्पेस है जिसमें हम इस टॉपिक को कह सकते हैं कवर कर लेंगे। कोई बात नहीं, कवर अच्छे से किया जा सकता है। तो पहले क्या लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे परिभाषा को। तो चलिए परिभाषा को नोट डाउन कर लेते हैं। यह किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की कह सकते हैं कि संख्या, उपकोषों की संख्या। अगर चाहें परिभाषा तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, यह किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है, या आप लिख सकते हैं प्रदर्शित करता है या बताता है। ठीक है, अब देखिए, अब परिभाषा लिख ली हमने अच्छे से, अब परिभाषा को समझते हैं। यह किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या को बताता है। तो यहाँ पे देखिए मैं उपकोष बनाने जा रहा हूँ। ये हमारे क्या है, कोष के अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार से उपकोष बने हुए होते हैं। कोष के अंदर क्या बने होते हैं, इस प्रकार से उपकोष बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है, जो एल है इन उपकोषों को दर्शा रहा है। जो हमने यहाँ पे उपकोष बनाए ना, कोष के अंदर उपकोष, इनको दर्शा रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को। कह सकते हैं कि अगर मैं एक साथ में पूरे डायग्राम को बना दूं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो यह किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या को बताता है। हमारे पास जो उपकोषों की संख्या है उसको बताता है। ठीक है, अब उस उपकोषों की संख्या को कैसे बताता है वह भी लिख लीजिए। किसी कोष एन, कोष क्या है, एन। कोष को किससे रिप्रेजेंट किया है हमने, यहाँ पे एन। परिभाषा के साथ साथ अच्छे से समझने भी आवश्यक है। क्या लिखा हमने, किसी कोष एन में 0 से n-1 उपकोष एल होते हैं।
ये चीज़ भी समझेंगे अच्छे से। पहले पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, पहले इतना ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि यह किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या को बताता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोष में n में 0 से n-1 कोष L होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, जो हमारा पहला है मुख्य क्वांटम संख्या है, वैसे अपने पास सफिशिएंट जगह है, इस पे अंदर लिख लेते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक जगह पे कोष लिख लेते हैं कि हमारे पास कोष कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे उपकोष। इसको थोड़ा सा अच्छे समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये चीज़ अच्छे समझ में आती है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के जब कॉन्सेप्ट आते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कोष n में 0 से n1 उपकोष होते हैं। तो n1 का मतलब जो हम यहाँ पे कोष लेंगे, कोष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो n लेंगे उसमें इस फॉर्मूले में उसका मान रखेंगे और उसके हिसाब से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहले अब बात करते हैं एक हमारे पास कोष है। इसको देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, कोष क्या है, एक ही है, n कोष है। तो सिर्फ इसकी बात करें अभी हम, ठीक है। किसकी बात करें हम, पहले कोष की बात करें। अब इसके फॉर्मूले के अंदर देखिए n-1, तो 1-1 क्या होता है, शून्य होता है। तो क्या लिखेंगे, शून्य। तो शून्य n शून्य से शून्य उपकोष होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, शून्य उपकोष होते हैं। ये भी समझेंगे हम अच्छे, शून्य का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि इसमें उपकोष है ही नहीं, इसको हम अच्छे समझें। अगर 2 लें यहाँ पे, तो 2 लिखिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए मान 2 - 1 1। तो क्या लिखेंगे, 0 और 1। 0 से लिखने हैं हमें, जो भी आंसर है 0 से लिखना है। अगर हम 3 नंबर की बात करें, सफिशिएंट जगह होगी अपने पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 4 नंबर भी अच्छे से लिख लेंगे, मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से फॉर्मूले में रख देते हैं 3 के लिए, 3 - 1 2 आ गया। तो क्या लिखेंगे, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए 4 रखते हैं, तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं 4 - 1 = 3। तो क्या लिखेंगे, 0 भी है, 1 2 और 3, ये सभी हमारे पास मान आ गए। तो चलिए थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। आपने लिख लिया होगा, लिखा नहीं है तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से पॉज करके चाहे लिखना चाहिए लिख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, यह चीज़ याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें 0 1 2 3, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में, 0 1 2 3 4 के बारे में। अगर आपको आंसर 0 आ रहा है, 0 का मतलब यहाँ पे होगा S, ठीक है। कुछ क्या देंगे, नाम तो देंगे, उपकोषों को क्या दे रहे हैं, कुछ नाम दे रहे हैं। तो 0 के जगह क्या 0 होगा, तो उसका मतलब क्या है, उसमें S उपकोष उपस्थित है। 1 है तो 1 का मतलब क्या है, P उपकोष उपस्थित है, ठीक है। अगर 2 है, D उपकोष उपस्थित है। अगर 3 है, F उपकोष उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 की बात करते हैं, जो हमारे जो सिलेबस में यहाँ तक है, ज़्यादा हमें कह सकते हैं कि इतने में ही हमारे जो तत्व हैं उनको अच्छे से सफिशिएंटली रूप से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसमें S उपकोष है। 1 आ रहा है मतलब P उपकोष है। 2 आ रहा है, D उपकोष है। 3 है तो F उपकोष भी उपस्थित है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 3 बात करें तीनों F के आ गए, आपको क्रम से चलना पड़ेगा। किस क्रम से, S P D F, आपको इस निश्चित क्रम से ही क्या करना पड़ेगा, चलना यहाँ पर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। यहाँ पे देखिए एक उपकोष है, क्या है हमारे पास, एक उपकोष उपस्थित है। क्या नाम देंगे इसे, S। मैंने कहा ना इसमें देखिए 2 है तो क्या हो जाएंगे, S और P हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, S P, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 है, S P D। 4 है, S P D F, ठीक है। तो ये क्या है, हमने इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि किस उपकोष का किस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पे यह सीखा है कि हमने किस प्रकार से किस उपकोष का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले में हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट की। जैसे हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, हमें क्या पता चल गया, उपकोषों की संख्या पता चल गई। जैसे उपकोषों की संख्या पता चली, हमने इसमें मान रख लिया। अब एक छोटा सा इस प्रकार से आप नोट लगा कर लिखिएगा
नोट ये बात है कि आप लॉजिकली बात है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उपकोषों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले क्या है, एक कोष है तो एक उपकोष, दो कोष दो उपकोष, तीन कोष तीन उपकोष, चार कोष चार उपकोष, यही नोट में लिखाऊंगा। बहुत सिंपल, लिखिए किसी कोष में उपकोष, किसी कोष में उपकोष, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोष में उपकोष, ये दूसरा कोष है, दूसरे कोष में क्या है हमारे पास, उपकोष है। इस चीज को भी देखिएगा, ठीक है, की संख्या n के बराबर होती है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर जरूर। n की जितनी संख्या होगी उसमें उतने ही उपकोष उपस्थित होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं n की संख्या 4 है तो उसमें 4 उपकोष उपस्थित हैं। तो आपने हमने क्या कर लिया है, दो क्वांटम संख्याएं कह सकते हैं, उनको पूर्ण कर लिया है, मुख्य क्वांटम संख्या और दीक्षिक क्वांटम संख्या, ठीक है। इन दोनों को हमने अच्छे समझा किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको हमने अच्छे से विस्तार से यहाँ पे समझा है। चलिए आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपनी क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको विस्तार से समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने प्यारे बच्चों इसको नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी हमें टाइम की कमी के कारण यहीं पे बंद करनी पड़ रही है, तो माफ़ी चाहते हैं कि हमने क्वांटम संख्याओं को पूर्ण नहीं किया है, लेकिन अगली जो क्लास आएगी उसमें हम इन क्वांटम संख्याओं को पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत अधिक हेल्प नहीं मिली है, तो भी थोड़ी बहुत तो हेल्प अवश्य ही मिली होगी। तो अगर आपको इससे बिल्कुल भी, या कह सकते हैं थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा अपने, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।